ये कहानी लेखक और अनुवादक की अनुमति से प्रस्तुत की जा रही है। गैरतमंद। सुबह का समय था। गांव के लोग जो खेतों में गए हुए थे वे ये कहते हुए भागते हुए आए कि बाढ़ आ रही है। हर एक आदम थोड़ा सा सामान लेकर गांव से निकलने की भागम भागी में लग गया। आरिफ और उसका छोटा भाई कासिम भी भागते हुए घर आए। जल्दी करो, कपड़े लत्ते थोड़ा जरूरी सामान जो ले सको लेकर निकले। बाढ़ बस आई की आई। कासिम की पत्नी जरीना पेट से थी। 8वां महीना चल रहा था। वह उठी और सामान समेटने लगी। सफुरान कहाँ है? आरिफ ने पूछा। कुछ देर पहले बाहर गई है, जरीना ने जवाब दिया। उसे भी अभी बाहर जाना था। लोगों की भागम भाग मची हुई है, ऐसी क्या जरूरत थी उसे बाहर जाने की? आरिफ ने गुस्से से कहा। मैं देख कर आता हूँ, कहकर कासिम जल्दी बाहर निकल गया। बाहर आकर आसपास नजर फिराई, पर वह कहीं नजर नहीं आई। वह घूमकर घर के पिछवाड़े की ओर गया। कुछ दूरी पर सफुरान रमजान के साथ बातें कर रही थी। उसे देखकर कासिम का पारा चढ़ गया। उसकी रमजान के साथ वैसे ही अनबन थी, और अब जो उसे भाभी के साथ इतनी नज़दीकी से बात करते देखा तो वह आग बबूला हो गया। कासिम कुल्हाड़ी लेकर उनकी ओर दहाड़ा। रमजान ने उसे दूर से आते देखा तो वह छूमंतर हो गया। सफुरान पथरा से गई। कासिम ने एक पल की देर न की। तुम काली हो, कहते हुए कुल्हाड़ी का जोरदार वार उसके गर्दन पर कर दिया। वह धड़ाम से नीचे गिरी। कासिम उल्टे पांव घर की ओर लौटा। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचते ही अपने भाई आरिफ के सामने रख दी। आरिफ हक्का बक्का रह गया। ये क्या कर रहा है? आरिफ की चीख निकल गई। भौजाई का कत्ल कर आया हूँ। कासिम की आवाज़ के साथ साथ उसकी शक्ल में भी एक वहशियत थी। जरीना कांपने लगी। खून में रंगी कुल्हाड़ी देखकर उसका दिल मचलने लगा। आरिफ का 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी दोनों भयभीत होकर पिता और चाचा को देखने लगे। क्यों किया? आरिफ ने डूबती आवाज़ में पूछा। पिछवाड़े में रमजान के साथ उसे देखा, कासिम ने कहा। ऐसा क्या देखा? आरिफ ने फिर सवाल किया। दोनों एक दूसरे के नज़दीक खड़े थे। मुझे देखकर रमजान भाग गया और भौजाई। कासिम ने बात अधूरी छोड़ दी। फिर बिना किसी पूछताछ के तुम उसे मारा है? आरिफ की चीख निकल गई। वो मेरी औरत थी, मुझे बताते, तुम्हें क्या हक था उसे मारने का? आरिफ ने गुस्से से लाल पीला होते हुए कहा। बच्चे जो अब तक भय से थरथरा रहे थे अब अम्मा अम्मा कहकर रोने लगे थे। कासिम ने आगे बढ़ कर जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा। भाई, मेरी गैरत जाग उठी। ठीक है, मैं थाने जाकर खुद को समर्पित करता हूँ। वो जाने लगा। जरीना ने घबराकर कासिम की ओर फिर आरिफ की ओर देखा। ठहरो, आरिफ ने चिल्लाते हुए कहा। कुल्हाड़ी मुझे दे दो। उसने आगे बढ़कर कासिम के हाथों से कुल्हाड़ी छीन ली और जोर से बहुत दूर फेंक दी। थाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, आरिफ ने गुस्से से कहा। बाढ़ का पानी अब गांव तक आ पहुंचा था। आरिफ ने कंधों पर बेटे को बिठाया और बिटिया को गोद में ले लिया। जल्दी करो, चलो नहीं तो डूब जाएंगे। बढ़ता हुआ पानी अब उनकी कमर तक पहुंच गया था। उमड़ते पानी के बीच से रास्ता चीरते हुए बांध तक आकर पहुंचे। वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। आसपास के गांव के लोग भी वहाँ जमा हुए थे। सभी अपनी अपनी चिंता और परेशानी की चादर ओढ़े हुए थे। आरिफ के परिवार वालों ने वो रात बांध पर गुजारी। दूसरे दिन उन्हें एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी मिल गई। बाढ़ से पीड़ित और लोगों के साथ हुए सरवर आ पहुंचे। कैंप में उधम मचा हुआ था। बच्चों और औरतों के साथ मर्दों की आवाज़ें भी थी। आरिफ बच्चों को अपने साथ सटाकर बैठ गया। जरीना भी सामान को सरकाकर वहाँ आकर बैठी। गांव से निकलने के पश्चात आरिफ बिल्कुल चुप था। मैं देखकर आता हूँ, कहीं कोई रहने का ठिकाना मिल जाए, कहते हुए कासिम लोगों के हजूम में खो गया। रात बहुत देर गए वो वापस लौटा। नाम लिखवा कर आया हूँ, हमें एक तंबू भी मिला है, चलो चलते हैं। कासिम जरीना के साथ सामान लेकर आगे बढ़ा। आरिफ बच्चों को लेकर चुपचाप उनके पीछे जाने लगा। तंबू में आकर जरीना ने सामान सहेज कर रखा। वो अपने साथ कुछ बर्तन भी ले आई थी। कासिम उनमें से एक हांडी लेकर बाहर चला गया। दिन भर के भूखे प्यासे बच्चे अब रोने लगे थे।
कासिम दलिये से आंधी भरी हांडी लेकर भीतर आया। यहाँ खाना लेना नहीं पड़ता, भीख में मांगना पड़ता है, कहते हुए उसने हांडी नीचे रख दी। जरीना ने 2 थालियों में दलिया परोसकर दोनों भाइयों के सामने रखा। आरिफ बच्चों को खिलाने लगा। भैया बच्चों को मैं खिलाती हूँ, ये आप खा लो, जरीना ने आरिफ से कहा। आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। जरीना ने कासिम की ओर देखा और जैसे आंखों ही आंखों में शिकवा करते हुए कह रही हो, देखा कैसा कहर कर दिया तुमने। आरिफ ने बच्चों को खिलाकर उन्हें लेटाया और खुद भी लेट गए। नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी। जरीना ने सोने के लिए आंखें मूंदी तो उसके आगे खून से सनी कुल्हाड़ी घूम गई। सफुरान थी जो उसकी जेठानी, पर वह उसकी सास बनकर उसे दुलारती और प्यार करती। जरीना अभी 10 साल की थी कि उसकी माँ मर गई। उसके पिता की संगत चोर डाकुओं के साथ थी। वो कभी जेल में होता तो कभी बाहर। जरीना कभी नानी के पास तो कभी पराए दरों की ठोकर खाती थी। 7-8 साल यूं ही गुजर गए। उसके पिता एक दिन अपने बचपन के दोस्त आरिफ के पास गए और जरीना को शादी के बंधन में बांधने की बात की ताकि वह इस जवाबदारी से मुक्त हो सके। आरिफ को भी अपने छोटे भाई कासिम के लिए एक रिश्ते की तलाश थी। जरीना सुंदर भी थी और गुणवान भी। सफरान ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझा और माना था। जरीना का दिल अचानक भर आया और उसकी सिसकी बन गई। वह दुपट्टा मुंह में ठूसकर रोने लगी। कासिम समझ गया कि वो रो रही है। वह खुद भी तो उसके बाजू में बुत बना लेटा रहा। उसका दिमाग बिल्कुल खाली व शून्य था। फिर न जाने कब उन दोनों की आंख लग गई। जब वे सुबह उठे तो तंबू में ना आरिफ था न बच्चे। उन्होंने सोचा शायद आरिफ बच्चों को बाहर ले गया होगा। जब कुछ देर गुजरी तो कासिम उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकला। उसने सारा कैंप छान मारा पर आरिफ व बच्चे कहीं न मिले। आखिर भटकने के बाद वो अकेला ही तंबू में लौट आया। जरीना जो इंतजार में बैठी थी कासिम को अकेला आते देखकर व्याकुल हो गई। क्या हुआ भाई, आरिफ नहीं मिले? नहीं, सारा कैंप घूम आया हूँ पर वे कहीं भी नजर नहीं आए, कासिम ने मायूसी भरे लहजे में कहा। जरीना हैरत भरी निगाहों से कासिम की ओर देखती रही। आखिर वे कहाँ गए होंगे? लगता है भैया बच्चों को लेकर किसी और जगह चले गए, कासिम ने कहा। जरीना के हृदय को आघात पहुंचा। वह समझ गई कि आरिफ उनसे जुदा होकर बच्चों को लेकर कहीं निकल गए। अब तो हम बिल्कुल अकेले हो गए, जरीना जैसे अपने आप से बतियाने लगी। कासिम ने भी कुछ नहीं कहा। अब हम खुद भी क्या करेंगे? जरीना ने कुछ देर बाद कासिम की ओर देखते हुए कहा। क्या करेंगे? अभी तो यहाँ कैंप में बैठे हैं। उसने बगल की जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट निकाला। सिर्फ एक सिगरेट बचा था। उसने पैकेट फेंक कर सिगरेट सुलगाया और कश लेने लगा। खाने का वक्त हो गया, हांडी दे दो तो देखता हूँ। खाना लेने के लिए भी लंबी कतार। जरीना ने चुपचाप हांडी लाकर उसे दी। कासिम बाहर निकला। जब वो लौटा तो उसकी कमीज फटी हुई थी। खाना लेने के लिए तो तौबा तौबा, एक तरफ पुलिस वालों की लाठियाँ, दूसरी तरफ लोगों की धक्का मुक्की। उसने गुस्से से कहा। 1 हफ्ता गुजरा तो कासिम बाहर से परेशानी वाली हालत में भीतर आया। कह रहे हैं कि कल से मुफ्त का खाना बंद है, हर एक अपना बंदोबस्त खुद करे। फिर जरीना भी परेशान होती। मेरे पास तो कुल मिलाकर 300 रुपये होंगे, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कासिम ने जरीना से पूछा। जरीना चुपचाप उठी। एक गठरी में से 500 रुपये निकालकर कासिम को दिए। बस इतने? कासिम ने उन पैसों की ओर देखते हुए कहा। इनमें से कितने दिन गुजारा होगा? वे खत्म हो गए तो फिर? जजकी में भी अब कुछ दिन ही बाकी हैं, उसके लिए भी 4 पैसे पास हो तो अच्छा हुआ। जरीना ने जैसे उसे याद दिलाते हुए कहा। कासिम खाना खाना भूल गया। वो परेशान हो उठा। भैया के पास कुछ पैसे थे पर वे हमें अकेला छोड़कर चले गए, कासिम ने शिकायती लहजे में कहा। किस मुंह से भैया पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? जरीना ने पहली बार कासिम के मुंह पर सच कहने की हिमाकत की। कासिम ने नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर चुप रहा। रात को वो देर तक सोचते रहे पर समस्या का कोई भी समाधान नज़र नहीं आ रहा था। देखो, शहर में अगर कोई नौकरी मिल जाए, जरीना ने सलाह दी। यहाँ कैंप में हजारों लोग आए, सभी भटक रहे हैं, क्या सिर्फ तुम्हें मुझे ही नौकरी मिलेगी? कासिम ने चिढ़ते हुए कहा। जरीना ने चुप रहना बेहतर समझा।
कुछ देर बाद वह सोने की कोशिश करने लगी। कासिम को अचानक मौसी भागल याद आ गई, जो हैदराबाद में रहती थी। मौसी का पति जानू जाना माना डकैत था। कई लोगों के साथ मिलकर उसने एक सूबेदार को भी मारा था, पर फिर वह उन डकैतों की टोली से जुदा हो गया था। स्थापन के दिनों उसने मौसी भागल से शादी की और हैदराबाद में कासिमाबाद के इलाके में एक जगह ले ली। वहीं पर उसे एक बेटा भी पैदा हुआ था। किसी जान पहचान वाले ने उसे कासिमाबाद में देख लिया और जाकर पुलिस में चुगली लगाई। एक रात पुलिस की टीम ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसे गिरफ्तार करके ले गए। मौसी भागल ने बहुत यत्न किए, कोर्ट में केस भी चला, वकील भी किए, पर जानू को फांसी की सजा से कोई न बचा पाया। उन दिनों कभी आरिफ कभी कासिम माँ के साथ मिलकर कासिमाबाद जाते, उसकी मदद करते। जानू को फांसी हुई तो वह मौसी के साथ जाकर जानू की लाश गांव लिवा कर ले आए। माँ के गुजर जाने के बाद मौसी के पास उनका आना जाना कम हो गया था। अब तो बरसों बीत गए थे, उनका मौसी के साथ कोई रिश्ता ही न रहा। कासिम को यकीन था कि अगर वह मौसी के पास जाएगा तो वह ज़रूर उसका लिहाज करेगी। कासिम ने सोचा, और कोई चारा भी नहीं, ये बचे कुचे पैसे भी खत्म हो जाएंगे तो कोई खैरात भी नहीं देगा। उसे कोई और रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने मौसी के पास जाने का फैसला किया। इस फैसले से जैसे उसके मन में भारी बोझ उतर गया। सुबह उठते उसने ये बात जरीना को बताई। नाश्ता करके सामान साथ लेकर वे कैंप छोड़कर सरवर स्टेशन पर आए। कासिम ने हैदराबाद की 2 टिकटें ली और वे गाड़ी में रवाना हुए। मेरे ख्याल में तो भैया आरिफ भी भागल के पास गए होंगे, कासिम ने अंदाजा लगाते हुए कहा। पता नहीं, वहाँ चलेंगे तो मालूम पड़ेगा, जरीना ने जवाब दिया। तय है वहीं होगा, और कहाँ गया होगा, कासिम ने खातिरी के साथ कहा। कासिम और जरीना जब कासिमाबाद मौसी भागल के घर पहुँचे तब उनकी बहू नसरीन ने आकर दरवाज़ा खोला। कासिम ने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। मौसी भागल घर में है, कासिम ने पूछा। कौन मौसी भागल, नसरीन ने हैरत से पूछा। कासिम कशमकश में पड़ गया। ये घर मौसी भागल का है ना? नहीं, ये मौसी अमीना का घर है। इतना कहकर नसरीन दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि मौसी ने पास आकर पूछा, कौन है? उसकी नज़र कासिम पर पड़ी तो खुशी से चिल्ला उठी, कासिम तुम? वो कासिम और जरीना को अंदर ले आई। शाबाश है बेटे, मौसी को तो बिल्कुल ही भुला बैठे। मैं टीवी पर बाढ़ की खबरें देखकर चिंता में पड़ गई कि मेरे यतीम भांजों का न जाने क्या हाल हुआ होगा। अच्छा किया आ गए, पर आरिफ और उसके बच्चे कहाँ हैं? मौसी ने शिकायत के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा। कैंप में तो साथ थे, फिर अचानक भैया हमें बताए बिना बच्चों को लेकर न जाने कहाँ चले गए। हमने समझा वो आपके पास आए होंगे। मौसी ने हैरानी से कासिम और जरीना की ओर देखते हुए कहा, यहाँ तो नहीं आया। मौसी आप खुश तो हैं ना? कासिम ने बात का रुख बदलते हुए कहा। बस बेटा, मालिक की मेहरबानी है, गुजर बसर हो रहा है। जो जमा पूंजी थी वह तुम्हारे मौसा पर खर्च हो गई, फिर भी शुक्र है ये घर बच गया। अपनी छत की छाँव है। घर काफ़ी अच्छा था, 3 कमरे थे, आंगन और अलग रसोई घर। एक कमरे में सदीक, उसकी पत्नी और बच्चा रह रहा था। दूसरे कमरे में मौसी भागल, जो आजकल मौसी अमीना के नाम से जानी जाती थी। तीसरा कमरा छोटा था जिसमें घर का सामान रखा हुआ था। मौसी ने उस कमरे में कासिम और जरीना को पनाह दे दी। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते समय कासिम ने सदीक से कहा, भाई सदीक, तुम्हें अगर कोई नौकरी सूझे तो मुझे दिला देना। किसी न किसी रोजगार से लग जाऊं तो अच्छा होगा। सदीक हंसने लगा। नौकरियां इतनी आसानी से मिलती तो मैं क्यों बेरोजगार बैठा होता। मैट्रिक पास हूँ, पर चौकीदार की नौकरी भी नहीं मिलती। बेटा, नौकरियां मिलनी मुश्किल है, कहीं अगर मजदूरी मिल जाए तो और बात है, मौसी अमीना ने कहा। सदीक नाश्ता करके तैयार होकर घर के बाहर खड़ी नई मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं चला गया। कासिम ने सोचा कि उसे खुद ही कोशिश करके रोजगार ढूंढना पड़ेगा। इतना बड़ा शहर है, कहीं कोई मजदूरी तो ज़रूर मिल जाएगी। कासिम कई दिन भटकता रहा, ऑफिसों में, दुकानों में, होटलों में। जहाँ भी गया उसे 2 टूक जवाब मिला। ऊपर से जरीना की जजगी के दिन भी पास आने लगे।
मौसी ने जदगी का सारा भार खुद पर ले लिया। कहीं से दाई का इंतजाम किया। जरीना ने बेटे को जन्म दिया। मुबारकबाद का आदान प्रदान हुआ। खुशियाँ मनाई गई। एक दिन जरीना ने बच्चे को सुलाते हुए कहा, मौसी ने हम पर बहुत मेहरबानी की है, नहीं तो कौन किसी का इतना ख्याल रखता है और घर में बिठाकर खिलाता पिलाता है, पर हम आखिर कब तक मौसी पर बोझ बने बैठे रहेंगे। चिंता में डूबी जरीना ने कहा। फिर क्या करें? कासिम बोल उठा। उसे खुद भी इस बात का एहसास था। तुम थोड़ा कुछ कमा कर ले आओ तो हम भी सर उठाने जैसे हो, जरीना ने कहा। तुम क्या समझती हो कि मैं कमाने से कतराता हूँ? पूरा महीना भटकाऊँ, कहीं मजदूरी भी नहीं मिली। बाकी भीख मांगने का काम बचा है, कहो तो वो भी करके देखो, कासिम ने चिढ़ते हुए कहा। आहिस्ता बोलो, मौसी सुन लेगी। मैंने कब कहा कि भीख मांगने का काम करो? जरीना ने वापस चिढ़ते हुए कहा। तुम बात ही ऐसी करती हो। अपनी ओर से मैंने पूरी कोशिश की। कासिम ने उसके कान के पास जाते हुए धीरे से कहा, मेरी बात तो सुनो। जरीना ने सवाली नज़रों से उसकी ओर देखा। ये हर रोज़ शाम ढले मौसी के घर न जाने कौन सी लड़कियां सजी हुई आ जाती हैं। ये है कौन? मौसी के घर में क्या करती हैं? मुझे क्या पता कौन है, मैं भी तुम्हारी तरह देख रही हूँ, जरीना ने जवाब दिया। रात होते ही मौसी के पास फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। वो फ़ोन पर धीरे से बात करती है और फिर लड़कियों को साथ लेकर निकल जाती है। ये क्या माजरा है? कासिम ने हैरत जाहिर करते हुए कहा। ये उसकी मर्जी, तुम क्यों सिरदर्द मोल ले रहे हो? हमें पनाह दी है, 3 बार खाना देती है, हम पर उसका ये एहसान कम है कि तुम बैठे बैठे मौसी की जासूसी कर रहे हो? जरीना ने कासिम को हल्के से डांटा। जासूसी नहीं कर रहा, सामने मंजर देख रहा हूँ, इसलिए पूछ लिया। चलो अब ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ, चुप करके सो जाओ, जरीना ने उसकी ओर पीठ करते हुए कहा। एक दिन रात के वक्त जरीना मौसी के पास बैठी थी कि एक फ़ोन आया। हाँ रईस, मैं खुश हूँ, गांव से कब लौटे? मौसी ने पूछा और फिर बात सुनते ही हंसकर कहा, आते ही इतनी बेताबी? अच्छा देखती हूँ, अगर वो घर में है तो लेकर आती हूँ। फिर मौसी ने किसी को फ़ोन करके कहा, रईस ने बुलाया है, तुम तैयार हो जाओ, तो मैं रिक्शा में तुम्हें लेने आती हूँ। मौसी ने जरीना की ओर देखा। तुम चलोगी घूमने? कहाँ मौसी? जरीना ने पूछा। वैसे भी वह कभी कभी मौसी के साथ बाजार में घर के सौदे के लिए जाया करती थी। बस यूँ ही चलो, चक्कर लगा आते हैं, मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा बच्चा नसरीन जो बैठी है। मौसी ने नसरीन को बुलाकर जरीना के बच्चे की देखभाल करने की हिदायत दी। नसरीन ने मुस्कुराकर जरीना की ओर देखा। वो शक्ल सूरत में सादी थी, पर दिल की अच्छी थी। जरीना को वो बहुत चाहती थी। घर का तमाम भार नसरीन पर था, पर अब जरीना भी उसके साथ काम में हाथ बटाती थी। मौसी अमीना को फ़कत हुक्म चलाया करती। वह थोड़ी थोड़ी देर में पुकार कर नसरीन को चाय बनाने के लिए कहती। उसे चाय पीने व सिगरेट फूकने के सिवा दूसरा कोई काम ना था। तो फिर चले? मौसी ने जरीना से पूछा। जरीना ने हामी भरी तो मौसी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, इस हाल में बाहर चलोगी क्या? कपड़े तो ढंग के पहन लो। जरीना ने भीतर जाकर कपड़े बदले और बाल ठीक करते बाहर आ गई। मौसी ने चाहत भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और बाहर आकर हाथ के इशारे से एक रिक्शे को रोका। रिक्शे वाले से 2 जगहों पर रुकने के पैसे तय करके जरीना के साथ भीतर बैठ गई। रिक्शा एक गली में किसी मकान के पास रुका। मौसी ने फ़ोन से एक मिस्ड कॉल किया। तुरंत चादर में लिपटी हुई लड़की बाहर आई और रिक्शे में बैठ गई। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में एक बंगले के बाहर आकर रिक्शा रुकी तो मौसी ने उसका किराया चुकाया। आगे जाकर उसने घर की कॉल बेल बजाई। तुरंत ही नौकर ने आकर गेट खोला। मौसी को देखते ही मुस्कुराकर एक तरफ खड़ा हो गया। मौसी दोनों लड़कियों को लेकर बंगले के भीतर गई और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। जरीना को महसूस हुआ कि मौसी का वहाँ आना जाना लगा रहता। जरीना ने ज़िंदगी में पहली बार इतने बड़े बंगले को देखा था। वो बहुत खुश हुई। साथ आई लड़की ने अपनी चादर उतार कर पास ही सोफे पर रख दी। लड़की जवान थी और दिलकश थी। कुछ ही पलों में वह रईस भीतर आया और उसने मौसी की ओर मुस्कुराकर कहा, अमीना क्या हाल है? फिर उसने लड़की की ओर देखा
साथ बैठी जरीना की ओर देखा। उसकी आंखें जरीना पर ठहर गई। जरीना को शर्म आने लगी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। रईस, ये मेरी भांजी है। बाढ़ की वजह से ये लोग गांव से मेरे पास आए हैं। मौसी ने जरीना का परिचय कराते हुए कहा और फिर दूसरी लड़की की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी फरमाइश पर शमाइला को लेकर आई हूँ। रईस ने मुस्कुराते हुए शमाइला की ओर देखा। कैसी हो? जी ठीक हूँ, शमाइला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रईस कुछ सोचते हुए उठा और मौसी की ओर देखते हुए कहा, अमीना यहाँ आओ तो। मौसी उठकर उसके पीछे दूसरे कमरे में गई। रईस बिस्तर पर बैठा और उसने मौसी को अपने साथ बिठाया। वो मौसी के कंधे पर अपनी बाँह रखकर उसे देखने लगा। क्या देख रहे हो रईस? मौसी हंसने लगी। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। मैं भी कौन सा जवान हूँ अमीना, 60 साल का हो गया हूँ। नहीं रईस, मर्द और घोड़ा दोनों कभी बूढ़े नहीं होते। मौसी की बात सुनकर रईस ने ठहाका लगाया। तुम्हारी यही बातें तो मुझे भली लगती हैं, रईस ने हंसते हुए कहा। पल भर रुककर फिर कहा, अमीना जवानी में तुम भी कहर ढाती थी, पर तुम्हारी भांजी भी गजब की है। मैं तो उस पर फिदा हो गया हूँ। मौसी ने रईस की बाँह अपने कंधे से हटाते हुए कहा, नहीं रईस, जरीना मेरे भांजे की बीवी है, मेरे पास मेहमान बनकर आई है। ये बात शोभा नहीं देती। तुम इस बात को जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें जरीना से ज़्यादा सुंदर लड़की ढूंढ कर दूंगी। नहीं, रईस ने नकारात्मक ढंग से गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे तो वो भा गई है, चाहिए तो बस यही चाहिए। उसने जिद करने की कोशिश की। रईस, मेरी बात सुनो और समझो। मैं तो उसे यूं ही घुमाने ले आई थी। मुझे क्या पता कि इसे देखते ही अपने होश खो बैठोगे। मौसी ने हंसते हुए उसे समझाने की कोशिश की। रईस ने मौसी के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। देखो अमीना, तुम कुछ भी करो पर यह काम कर दो। मौसी ने तुरंत उठकर रईस के हाथों को अपने हाथों में लिया। ये क्या कर रहे हो रईस? अच्छा कुछ दिन सब्र करो तो मैं कोई हल निकालने की कोशिश करती हूँ। रईस ने मौसी को आगोश में लेकर उसका गाल चूम लिया। बस अब सब तुम्हारे हाथ में, कुछ करना वरना मैं मर जाऊँगा। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा अदाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मौसी जी ने उसे टोकते हुए कहा। रईस ने बटुए से 1000 के 2 नोट निकालकर मौसी को दिए। ये 1000 तुम्हारा और 1000 जरीना का। उसने फिर तीसरा नोट निकालते हुए कहा, ये शमाइला को दे देना और उसे अपने साथ लेते हुए जाना, अभी मेरा मन नहीं है। नहीं रईस, ये बात ठीक नहीं, तुम्हारे कहने पर ही उसे ले आई हूँ, अब कैसे कहूँ कि वापस चलो? मौसी ने ऐतराज़ करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आई है तो उससे दिल बहला लेता हूँ, वरना तुम भी बुरा मान जाओगे। रईस ने मौसी की बात मानते हुए कहा। दोनों ड्राइंग रूम में लौटे तो मौसी ने जरीना को चलने के लिए कहा। ठहरो, तुम्हें मेरी गाड़ी छोड़कर आती है। मौसी के मना करने के बावजूद वे दोनों रईस की गाड़ी में सवार होकर रवाना हुई। घर से कुछ दूरी पर दोनों कार से उतरकर घर आई। जरीना अपने कमरे में गई तो देखा कि बच्चा सो रहा था। कासिम अभी तक नहीं लौटा था। इतने में मौसी उसके कमरे में आई। अरे पगली, रईस तुझे देखकर पागल हो गया। मौसी ने उसके पास बैठते हुए कहा। मौसी, तुम मुझे गैर मर्द के पास क्यों लेकर चली? जरीना ने शिकायत भरे लहजे में कहा। इसलिए ले चली कि तुम थोड़ा घूम फिर आओ। मुझे क्या पता था कि वो तुझ पर लट्टू हो जाएगा। मौसी ने 1000 का नोट उसकी ओर बढ़ाते कहा, ये लो, रईस ने तुझे खुशी से बख्शिश दी है। जरीना हैरानी से उस नोट को देखती रही। नहीं मौसी नहीं, कासिम पूछेगा कि पैसा कहाँ से लाई तो क्या जवाब दूंगी? तुम्हें पता नहीं कासिम कितना खड़ूस है। फिर उसने सफरान के कत्ल की सारी वारदात मौसी को बता दी। मौसी को तो जैसे होश उड़ गए। ये जालिम तो खूनी है। मैं भी सोचूं कि आरिफ छोटे भाई को छोड़कर कैसे चला गया होगा। अच्छा तो ये बात है। उसने 1000 का नोट अपने पास रखते हुए कहा, हाँ सच में वो पैसे देखकर शक करेगा। तुम्हारे पैसे मैं अपने पास अमानत के तौर रखती हूँ। मौसी वैसे भी तुम्हारा ही तो खा रहे हैं। जरीना ने शुक्रगुजारी की रस्म निभाते हुए कहा।
नहीं पगली नहीं, हर एक अपने नसीब का खाता है। मौसी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है घर का इतना खर्च किस तरह चलता है? सदीक बाल बच्चे वाला हो गया पर घर की जिम्मेदारी बिल्कुल पूरी नहीं करता। माँ जो कमा रही है, पिता के पैसे सब मुकदमा में खर्च हो गए, खुद तो फांसी पर चढ़ गया, पीछे रह गई मैं। सदीक तब बच्चा था, मेरे पास अपनी जवानी के सिवा कुछ न था। मौसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें क्या पता अकेली औरत जात होकर मैंने किस तरह गुजारा किया। पापी पेट को टुकड़ा तो चाहिए ना। मौसी का गला भराया, वो रोने लगी। मैंने ये काम खुशी से नहीं किया, मुझे अपना और अपने बच्चों का पेट पालना था। बस इस दलदल में उतरी तो फिर बाहर ना आ पाई। मौसी को रोता देखकर जरीना का दिल भर आया। दुनिया बड़ी जालिम है जरीना, किसी न किसी ढंग से उससे जूझना तो है ही। मौसी ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा। जरीना मौसी की बातें सुनकर दंग रह गई। एक रात कासिम ने यूं ही बात निकाली, अब मुझे मौसी के पास रहना अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? जरीना ने हैरानी से पूछा। मुझे मौसी के आसार अच्छे नहीं लगते। जरीना सख्ते में आ गई। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? उसने धीमी आवाज में कहा। सदीक सारा दिन मोटरसाइकिल पर घूमता रहता है, कोई काम भी नहीं करता, तो फिर घर में इतना पैसा कहाँ से आता? मौसी कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, इतना तो मैं भी समझ गया हूँ। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। पता नहीं, जरीना ने नर्म लहजे में कहा। फिर तुम्हारी क्या मर्जी है? कोई चारा हो तो यहाँ से निकल चले, कासिम ने कहा। मर्द आदमी हो, कोई रास्ता ढूंढ निकालो। सुबह से शाम तक रोजगार के पीछे भागता फिरता हूँ, बस दुआ कर, कासिम ने बेबसी की छटपटाहट से जूझते कहा। खुदा करे अपने रोजगार का कोई रास्ता निकल आए, जरीना ने कहा। शायद जरीना की दुआ कबूल हुई। कासिम को एक होटल में काम मिल गया, पर वह काम उसके लिए नया भी था और कठिन भी। एक तो उसके शरीर में फुर्तीलापन नहीं था, दूसरे कभी उसने हाथ से प्लेट गिर जाती तो कभी गिलास टूट जाता, ग्राहकों की बातें सुननी पड़ती और साथ में होटल के मालिक की सख्ती सहनी पड़ती। वह एक हफ्ता भी नहीं टिक पाया। आखिर होटल के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जरीना ने सुना तो उसने दोनों हाथों से अपना माथा पीट लिया। तुमसे ये काम भी नहीं हो पाया तो दूसरा कौन सा काम करोगे? उसने गुस्से से कहा। लोगों की बातें सुनकर सख्ती सहकर भी काम कर रहा था। होटल के मालिक ने खुद जवाब दिया। इसमें मेरा क्या दोष? कासिम ने कहा। आखिर तुम क्या करोगे? अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो फिर मुझे रिहा करो, तो मैं मौसी के साथ बाहर निकलूं, जरीना ने चिढ़ते हुए कहा। कासिम ने झपट कर उसे गर्दन से पकड़ लिया। फिर अगर ऐसी बात की है तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंध गई। भड़ों के साथ रहकर तुम भी उन जैसी हो गई हो। उसने जरीना की गर्दन पकड़ते हुए उसे धक्का मारा। जरीना कमरे की दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ी। कासिम तेजी से बाहर निकल गया। शोर सुनकर मौसी कमरे में आई। उसने जरीना को गले लगाकर उसे ज़मीन से उठाया। जरीना मौसी से लिपट कर रोने लगी। हम भड़वे हैं और खुद गैरतमंद है तो यहाँ क्यों बैठा है? मौसी बहुत गुस्से में थी। मुझे तुम्हारा और छोटे बच्चे का ख्याल ना होता तो अभी का अभी कासिम को घर से बाहर निकाल फेंकती। खुद को समझता क्या है? उसने अपने दुपट्टे से जरीना के आंसू पोंछे, फिर पानी का ग्लास भरकर उसे पिलाया। ये पानी पी ले। ये मर्द सब होते हैं कुत्ते, झूठे, मक्कार, गैरतमंद। इनका बस चले तो औरत का मांस तो मांस, उनकी हड्डियां भी चबा डाले। मौसी ने गुस्से भरे उबाल से कहा। रात को कासिम देर से घर आया। जरीना ने चुपचाप खाना लाकर उसके सामने रखा और खुद बच्चे के पास लेट गई। खाना खाकर कुछ वक्त कासिम चुप बैठा रहा। वो चाहता था कि जरीना से बात करे। उसने जरीना की बाह पर हाथ रखा, पर जरीना ने उसका हाथ परे झटक दिया। अब कासिम जमीन पर बिछे अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मौसी और जरीना जब से रईस के पास से लौटी थी, शाम होते ही वह रोज मौसी को 2-3 बार फ़ोन करता। क्या हुआ? मेरी रातों का सुख चैन सब खो गया।
कब परिंदे को लेकर आ रही हो? रईस, जरीना कोई गुलाब नहीं जो खुशबू के साथ तुम्हारे पास ले आऊं, पर तुम्हारे कारण मैं भरपूर कोशिश करूंगी। मौसी रईस की उम्मीद बनाती और अपनी जान छुड़वा लेती। जब रईस की बेसब्री हद से ज़्यादा बढ़ी तो मौसी ने उससे फ़ोन पर पूछा, अच्छा ये तो बताओ, जरीना को किसी तरह से भी ले आई तो दोगे क्या? जो तुम कहोगी, रईस ने तुरंत जवाब दिया। जरीना तुम्हारे पास महीने में 4 बार आएगी, तुम उसके 40,000 महीने के बांध दो। मौसी ने अपना पासा फेंका। ये लो अमीना, तुम तो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। रईस की जैसे चीख निकल गई। अगर रईसों के अदब आदाब अपनाने हैं तो खर्चा तो करना पड़ेगा। मैं हर महीने 30,000 रुपये दूंगा, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? मौसी ने पूछा। वो मेरे सिवा किसी और के पास नहीं जाएगी। रईस ने शर्त सामने रखी। वाह साईं वाह, 30,000 देकर परिंदे को पिंजरे में बंद करके रखोगे? अगर ऐसा शौक है तो लाख रुपए महीने का दो, नहीं तो ऐसी पाबंदी कबूल नहीं। मौखी ने रूखा सा जवाब दिया। ऐसी जोर जबरदस्ती मत करो अमीना, तुम्हें पता है मेरे और भी कई खर्च हैं। तो फिर ऐसी शर्त भी मत रखो। चलो फिर मैंने शर्त को रद्द कर दिया, अब तो मान जाओ। रईस जैसे बेबस हो गया था। ठीक है रईस, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, मौसी ने कोई भी वादा ना करते हुए कहा। हाय, अब भी देखोगी? तब तक तो मैं मर जाऊंगा, रईस ने जैसे बेहताशा होकर चिल्लाते हुए कहा। ये वाक्यांश किसी और को सुनाओ, मरता वरता कोई नहीं, मौसी ने हंसते हुए कहा। जरीना को हासिल करना इतना आसान नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दो, अपने घर को तो बांध लूँ। बस अमीना, अब तुम्हारी मर्जी, हम तो अब तेरे बस में हैं। रईस ने ठंडी आह भरते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मौसी, तुमने ये क्या किया? जरीना के चेहरे पर डर और परेशानी के बादल उमड़ आए। पगली, रसील के साए में तुम बस जाओगी, मौसी ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं मौसी नहीं, डर से मेरा हृदय कांप रहा है। कासिम को तो तुम जानती हो। इतना कहकर जरीना हकीकत में कांपने लगी थी। इतना डरने की बात नहीं है, मैं भी इस बात को समझती हूँ। बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो खैर है। मैंने तो ऐसे ही रईस से जानना चाहा कि वह देगा क्या। मौसी ने जरीना को दिलासा बनाया। कुछ दिनों तक कासिम से ना जरीना ने बात की और ना ही मौसी उसके मुंह लगी। कासिम को मौसी की ओर से अधिक चिंता थी। अगर मौसी ने घर से निकाला तो कहाँ जाएंगे, इस ख्याल से वह और अधिक भयभीत हो जाता। अब गांव में भी उसके लिए कुछ न बचा था। एक बड़ा भाई था, उसने भी उससे नाता तोड़ लिया था। कैंपों में खैरात पर आखिर आदमी कब तक पड़ा रहेगा। एक दिन उसने जरीना को बात करते हुए मिन्नत की। अब गुस्से को थूक भी तो, क्या सारी उम्र बात नहीं करोगी? क्या बात करूं? बात करती हो तो गला दबा देते हो, जरीना ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। तुमने बात ही ऐसी की, क्या गुस्सा नहीं आएगा? यानी तुम्हें मेरा बात करना पसंद नहीं है? तो फिर बात ना करूं तो ही ठीक है। घर में 2 बर्तन होंगे तो ज़रूर टकराएंगे, इसमें बड़ी बात कौन सी है? बड़ा आया बर्तन, जरीना की हंसी छूट गई। गनीमत है, तुम हंसी तो सही। मेरी तो खैर है, पर मौसी बहुत गुस्से में है। जरीना ने कासिम के अंदर खौफ को फूंक दिया। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, वो घासी नहीं डाल रही। तुम उससे बात करो तो शायद उसकी नाराज़गी कम हो। मौसी तुम्हारी है और कहा मेरा मानेगी। हाँ, पर कुछ कहते कहते कासिम चुप हो गया। दूसरे दिन शाम को मौसी के घर 2 लड़कियां आई। रात होते ही मौसी के पास फ़ोन आने लगे। मौसी दोनों लड़कियों को लेकर घर से निकली। गली से निकलकर रोड पर आई तो एक कार उनका इंतज़ार कर रही थी। कार ने उन्हें लेकर एक बंगले के सामने छोड़ा। अंदर साहब अपने एक दोस्त के साथ बैठा था। उनके सामने विस्की के भरे गिलास रखे थे। मौसी और लड़कियों को देखकर दोनों ने मिला जुगा नारा लगाया, मौसी जिंदाबाद। मौसी ने लड़कियों को छोड़कर लौटना चाहा, पर साहब और उसके दोस्त ने मौसी को अपने साथ बिठाया और विस्की का एक गिलास मौसी को पेश किया। चीयर्स कहकर उन्होंने अपने गिलास मौसी के गिलास से टकराए। मौसी भी 2 पैक पीकर
मदहोशी में अपने घर लौटी। उस वक्त तक जरीना व कासिम जाग रहे थे। मौसी ने जरीना को अपने कमरे में बुलवाया। कर खबर, तुम्हारा मर्द रास्ते पर आया है नहीं? मौसी ने जरीना से पूछा। थोड़ा बहुत, कहता है मौसी को मनवाओ। जरीना ने हंसते हुए कहा। अच्छा जाओ उसे ले आओ। मौसी जैसे आलीशान मूड में थी। कुछ देर में जरीना लौट आई और उसके पीछे सहमा सहमा सा कासिम भी भीतर आया। बैठो मियाँ कासिम खान, मौसी ने तंज भरे लहजे में कहा। दबंग जान हो? नहीं मौसी, तुम्हारा बच्चा हूँ, बैठते हुए कासिम ने नरमी से कहा। मेरी स्वर्गवासी बहन के बेटे हो, इसीलिए मैंने भी तुम्हें अपना खून समझकर घर में रखा। बाकी तुम मुझे अगर बुरा समझते हो तो दरवाज़ा खुला पड़ा है, जाना चाहो तो खुशी से जा सकते हो। मौसी ने उस पर सीधा वार किया। नहीं मौसी, तुम भी मेरी माँ समान हो, तुम्हें बुरा क्यों समझूंगा? तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? कासिम की आवाज़ में पशेमानी थी। मौसी ने पर्स में से 500 वाले 4 नोट निकालकर आगे रखे। मेरी इस कमाई पर सारा परिवार चलता है, कुछ छिपा नहीं रही, मेरा धंधा तेरे सामने है। उसने 500 का एक नोट कासिम की ओर बढ़ाते कहा। हाँ, वे मेरी ओर से जेब खर्ची है। नहीं नहीं मौसी, तुम्हारा दिया खा रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। कासिम ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा। अब ले भी लो, मौसी का दिया हुआ लौटा रहे हो? जरीना ने जोर दिया। कासिम ने जैसे लाचारी के तहत नोट लेकर जेब में रखा। कासिम, अब मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी वाले हो। अगर तुम्हें यह बात अच्छी न लगे तो जहाँ चाहो अपना रास्ता पकड़कर चले जाना। मौसी ने गौर से कासिम की ओर देखा। कासिम बिल्कुल चुप था। क्या कहते हो, बात चलाऊं? मौसी ने कहा। जी मौसी। कासिम ने गले से घुटी घुटी सी आवाज़ निकली। तुम्हारी पत्नी और बच्चे का खर्च मुझ पर है, तुम उनसे आज़ाद हो। तुम्हें हर महीने 5,000 जेब खर्च मिलेगा, बस जरीना की बाह मेरे हवाले कर दो। कासिम के दिमाग की नसें तन गई और उसका जिस्म पथरा गया। मौसी ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। तुम भले अभी जवाब मत दो, 1-2 दिन ठंडे दिमाग से सोच विचार करो, फिर जो तुम्हारी मर्जी। मौसी ने उनिंदी आंखें से उसकी ओर देखते हुए कहा। अब जाकर सो जाओ। कासिम अपने पथराए शरीर को ढोकर बाहर निकल गया। मौसी ने मुस्कुराकर जरीना को आंख मारी और उसे कासिम के पीछे जाने को कहा। कासिम जाते ही अपने बिस्तर पर ढेर हो गया। उस रात दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही 2-3 दिनों तक मौसी वाली बात छेड़ी। 2-3 दिन गुजर गए। कासिम दोपहर का खाना खाकर बाहर जाने लगा तो जरीना ने उससे कहा, सुनो, आज शाम जल्दी घर आना, काम है। क्या काम है? कासिम ने हैरत से पूछा। तुम आओ फिर बताऊंगी। कासिम कुछ समझ नहीं पाया। बेचैन मन में ना जाने कितने सवालों ने उसका बाहर रहना मुहाल कर दिया। शाम होते ही घर लौट आया। जरीना कमरे में नहीं थी, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद जरीना कमरे के भीतर आई तो कासिम उसे देखकर दंग रह गया। उसने इतनी सजी धजी जरीना कभी नहीं देखी थी। पहली बार जरीना उसे इतनी सुंदर लगी। अब कहो, इजाज़त दो तो मौसी के साथ जाऊं? कासिम का तन एक बार फिर पथरा सा गया। एक क्षण के लिए रुककर जरीना ने कहा, क्या कहते हो? तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं नहीं जाती। जरीना उसकी ओर देखती रही और कासिम की गर्दन झुक गई। कुछ देर के बाद उसने जरीना की ओर देखे बिना फुसफुसाहट के लहजे में कहा, चली जाओ। जरीना ने गर्दन मोड़ ली। एक तंज भरी मुस्कुराहट को होठों पर सजाए वो कमरे से बाहर निकल गई।